मुख्य वक्ता प्रोफेसर चिन्मय मेहता, जो कि कलाविद हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और कला क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है और आज लाखों युवा इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। राधाकृष्ण जी, फेस्को आर्टिस्ट, सबसे बड़े फेस्को आर्टिस्ट कहा जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज फेस्को के एकमात्र नामी कलाकार ये हैं और यहाँ पर यहाँ पर जयपुर के लोगों को फ्रेस्को आर्ट सिखा रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है, आर्ट बहुत वक्त लेती है, बहुत मेहनत लेती है और बहुत धैर्य का काम है फ्रेस्को आर्ट। इस लुप्त होती आर्ट को राधाकृष्ण जी बचाने में लगे हुए हैं और सर, इस सराहनीय कार्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार सभी कला जगत की तरफ से। साथियों, अभी हम इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा जो आज का कार्यक्रम है ये है राजस्थान युवा प्रोत्साहन कला शिविर। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी आर्टिस्टों का मैं मोना शर्मा स्वागत करती हूँ और आप सभी को ये आशा करती हूँ कि आप सभी की जो कला है वो आने वाले समय में हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए आदर्श बने। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब का इस आयोजन के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। सर, ये आयोजन यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए युवा, गाँव से आए हुए युवा आर्टिस्ट जो पहले कभी भी इस अकादमी संकुल में नहीं आ पाए किसी आर्ट के रूप में या किसी आयोजन को लेने, किसी कला शिविर में भाग लेने, आप सभी यहाँ आए हैं और इसके पीछे हमारे लक्ष्मण व्यास जी का जो योगदान है, उनकी सोच है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। साथियों, सभी आर्टिस्टों के लिए और अकादमी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बीइंग क्रिएटिव इज़ नॉट अ हॉबी, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। इसी उम्मीद के साथ, इसी ध्येय वाक्य के साथ हर आर्टिस्ट जिंदा रहता है। वो उसकी ज़िंदगी होती है, वो उसकी हॉबी कभी नहीं होती। सबसे पहले आज की कला चर्चा में मैं अतिथियों का स्वागत करवाते हुए और इसकी कला जो हमारा अतिथियों का स्वागत है उसको शुरू करवाते हुए मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय लक्ष्मण व्यास जी से आग्रह करूंगी कि वे कलाविद प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी का स्वागत करें। साथियों, महान कलाकार प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी और कलाविद, इनके लिए जोरदार तालियां। लक्ष्मण व्यास जी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और इनकी कला को हर युवा कलाकार के मन में ऐसी ही चिन्मय मेहता जैसी सर जैसी ही खासियत चाहते हैं। वो कला के लिए उतने ही सशक्त हों और उतने ही जुझारू हों। हमारे दूसरे जो कला चर्चा के मेहमान हैं राधाकृष्ण जी, जाने माने महान फ्रेस्को आर्टिस्ट। मैं मनोज टेलर जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आकर राधाकृष्ण जी का सम्मान करें और उन्हें माल्यार्पण करें। राधाकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपका जुझारूपन हर आर्टिस्ट, हर व्यक्ति और हम सब देख रहे हैं। राधाकृष्ण जी की आज दैनिक भास्कर में बहुत अच्छी खबर भी आई है जिसमें इन्होंने इस आर्ट के बारे में बताया है और अच्छा लगा कि उसको पढ़ के कि कितनी ये आर्ट में कितनी गहराई है और किस तरह से लुप्त होती जा रही है। अब मैं हमारे माननीय चेयरमैन साहब लक्ष्मण व्यास जी का स्वागत करने के लिए विनय सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। इन्हीं की सोच से आज ये युवा प्रोत्साहन कला शिविर हम लोग कर रहे हैं और सभी जिलों से आए हुए आर्टिस्ट और उनकी कला को हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका जो भी कैंप में आए सबका स्वागत करता हूं और अकादमी की ये कोशिश रही है कि सभी युवा कलाकार जो पहली बार जिन्होंने कभी कोई कैंप नहीं किया अकादमी का, उनको मौका दिया गया है और आशा करते हैं आप इस कैंप के बाद में अपने काम का और आगे ले जाएंगे, कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। तो मैं सबसे पहले चिन्मय मेहता जी से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द कहें अपने। मेहता सर, सवाल भी करें सर। और आपका कोई सवाल हो मेहता सर से तो आप कर सकते हैं, आपका कोई सवाल हो राधाकृष्ण जी से तो आप कर सकते हैं, आपका कोई सवाल हो किसी भी तरह का तो चेयरमैन साहब से कर सकते हैं। अधिकारी लोग, पूरा परिवार ही लगता है मुझे। शायद इन बच्चों को मालूम होने ही कि मैं भी राजस्थान नृत्य कला अकादमी का किसी ज़माने में अध्यक्ष रहा था और तो मुझे एक लिगेसी जो अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने भी ये पहले आके पता लगाया था कि वो आर्टिस्ट कौन है जो अब तक सदस्य नहीं बन रहे।
क्योंकि उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था 65 में। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उस ज़माने में कोई 10-12 आर्टिस्ट सीनियर थे जो सम्मानित होते थे। थोड़ी और संख्या बढ़ती गई, पर ये जो आज मैं भीड़ देख रहा हूँ, ऐसी भीड़ नहीं हो पाती। बजट कम रहा होगा के कारण रहे होंगे, मैं उसको कोई आक्षेप की तरह से नहीं ले रहा हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस राजस्थान ललित कला एकेडमी आज बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स की मेरे पास खबर आ रही है। पहले ये भी था कि अधिकतर प्रोग्राम जयपुर में ही होते थे। हमने थोड़ी कोशिश की थी जोधपुर वगैरह ले जाने की। तो इस साल तो मैं देख रहा हूँ 2 साल से मेरा ख्याल है बहुत सारे प्रोग्राम जो आप जयपुर से बाहर ले गए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जिले से कितने आर्टिस्ट हैं? 1-2 आर्टिस्ट। पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रथा आगे भी चलती रहेगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता था यहाँ आकर के, अभी वहाँ हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो समय है ना थोड़ा विचित्र है। जब आप कैंप में आते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो स्टूडियो में तो काम करना पड़ेगा, लेकिन अगल बगल में भी झांकना जरूरी है। यू हैव टू नो अबाउट द प्रोफेशन ऑल्सो। इस प्रोफेशन के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बड़ी कठिन चुनौतियाँ हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ। आप खुल के इसको डायलॉग बन टर्न करें, मेक इट अ डायलॉग इंस्टेड ऑफ ए मोनोलॉग। आप अपने इस कार्य को लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप करें। और मुझे आज राधा कृष्ण जी के साथ बैठ के और भी अच्छा लग रहा है। बड़ौदा फैकल्टी ने भी यहाँ से बुलाया था। मतलब आप सोचिए कि हम आमतौर पर सोचिए ये तो कारीगर हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो इस परंपरा ने जो महल हवेलियाँ 200-300 साल पहले पेंट की थी, वो आज भी सुंदर दिखती है। तो वी शुड ऑनर अवर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ऑल्सो। मुझे अच्छा लगा कि आप इसी तरह हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें। कुछ कैंप भी लगाया सबसे बड़ी बात मैं आपको और ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये धारणा है कि ये कला तो खत्म हो गई। कला बहुत जीवंत होती है, कभी खत्म होती ही नहीं है। अभी भी जो नई होटलें बन रही है थोड़े वर्नाकुलर स्टाइल में, वहाँ याद किया जा रहा है। और अकेले आपको नहीं, वो मोजाइक पर जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं वो फिर से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अच्छा कारीगर मिल जाए तो एक स्पेस को यहाँ भी बनाते हैं। तो आप पधारें यहाँ, एंजॉय योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क अस, नॉट ओनली मी। कोई भी प्रश्न हो आप अच्छे से पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके उससे। उनसे बात में करेंगे सर, पहले आप बोलें। आपसे करेंगे सर, कोई भी अगर करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप मेहता सर से कोई प्रश्न करना चाहें किसी भी तरह की कला के बारे में, इस कैंप के बारे में, और किसी जो आर्ट के बारे में जो भी आप जानना चाहें, जो भी कुछ, तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ अजय जी को आमंत्रित कर देता हूँ, अजय मिश्रा जी को। परम माननीय मेहता साहब कलाविद, आप हमारे लिए एक ऐसे शख्स
बन करके आए। जब हमने BFA कंप्लीट किया सन 2000 में, तो आपकी प्रेरणा से राजस्थान में MFA स्टार्ट हुआ और बहुत सारी चुनौतियां सर के सामने थी उस समय। जितने भी वहाँ पे फैकल्टीज़ थे उन सब ने पढ़ाने के लिए भी मना कर दिया था हम लोगों को, MFA फर्स्ट बैच को। सर हमारे साथ खड़े रहे, गेस्ट फैकल्टीज़ को आमंत्रित किया देश के नामी संस्थानों से, और उसी का नतीजा मैं कला शिक्षक और कलाकार के रूप में आप सबके सामने मौजूद हूँ। तो सर का जीवन एक शिक्षाविद के रूप में बहुत सुदृढ़ रहा है और इनके सानिध्य में एक पूरी खेप विद्यार्थियों की ऐसी निकली है जो कि प्रदेश के नाम को राष्ट्र में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जा रही है। साथ में जब सर का अकादमी अध्यक्ष का कार्यकाल रहा, उस समय भी वो एक अच्छा स्वर्णिम कार्यकाल था। तो मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि सर का सन 2004 के आसपास कार्यकाल था और आज 20 सालों में वो अलग अलग कार्यकाल आपने देखे, राजस्थान के बदलते परिदृश्य को भी देखा। तो ये बदलता परिदृश्य सर को कैसा लग रहा है? सर जब बीइंग एकेडमी चेयरमैन जो सपने देखे थे उनमें से जो अचीव नहीं कर पाए थे, क्या वो सब साइमल्टेनियसली अचीव हुए हैं या कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो पाई हैं जो होनी चाहिए? तो आज अच्छा मौका है, अभी लक्ष्मण जी का भी कार्यकाल बाकी है। अगर सर का कोई सपना जो उन्होंने अकादमी अध्यक्ष में पद पे रहते हुए देखा हो नहीं पूरा हो पाया हो, या ऐसा विचार हो जो अभी फलीभूत नहीं हुआ हो, तो आज मन से साझा किया जाए, हम सब मिलकर के उस सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे। सर में हमारे यहाँ 3 एजुकेशनल स्ट्रीम्स हैं। एक JJ स्कूल ऑफ आर्ट से निकला हुआ डिप्लोमा स्ट्रीम है। आप जिन आर्टिस्टों से मिलते होंगे, बहुत सारे जो बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं वो डिप्लोमा स्ट्रीम से 5 साल का कोर्स करके आते थे। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, बड़ौदा इनिशिएटेड ए प्रोग्राम ऑफ मास्टर BA, फुल टाइम BFA और फुल टाइम MFA। दैट वाज ए लैंडमार्क डिसीजन दे हैव टेकन। उन्होंने कहा हमको एकेडमिक प्रोफेशनल चाहिए, वो प्रोफेशनल जो सिर्फ पेंटिंग बना करके एग्जिबिट करे, वो पेंटिंग के बारे में बात भी कर सके। और हम लोग जब यहाँ हमने अपना कैरियर शुरू किया तो हमारी तीसरी स्कीम और थी जिसमें BA विद ड्राइंग एंड पेंटिंग था। ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको कि वो अभी भी डिवीज़न बना हुआ है। जो प्रोफेशनल स्ट्रीम के लोग हैं वो BA MA से पास जो बच्चे हैं या ग्रेजुएट हैं उनको वो बहुत सीरियसली नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं कि उस कोर्स में सिर्फ टोटल वीक में 12 पीरियड्स होते हैं और ये माना जाता है कि 12 पीरियड में आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जब तक स्टूडेंट सामान काम करने के लिए खोलता है घंटा बच जाता है। तो हम लोगों ने 1987 में पहली बार राजस्थान में बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट खोला था, 4 साल का फुल टाइम डिग्री, बिल्कुल MFA जो आपका बड़ौदा का चलता है उसके बिल्कुल समकक्ष। मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे मेरे फैकल्टी से निकले हुए छात्र यहाँ हैं। पर मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ, एक धारणा ये भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो किसी स्कूल में नहीं गए। ये श्रेणी है। यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल, डिवोट ऑल योर टाइम एंड बी एन आर्टिस्ट। बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल पे आर्टिस्ट है जो कभी कॉलेज या कहीं नहीं है। तो मैं आपको इस आपके समारोह में ये बताना चाह रहा हूँ
कि अगर आपने डिग्री नहीं ली है तो आप ये छोड़ दीजिए कि हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। यू कैन स्टिल बी अ ग्रेट पेंटर इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। या बहुत सारे बच्चों का हमने देखा काम, जिनको अवार्ड भी मिला है। तो मैं इस बाइफर्केशन को तोड़ना चाहता हूँ। सवाल उस डिग्री का नहीं है, सवाल आपकी तस्वीर का है कि कुल मिला के आप जो काम कर रहे हैं वो तस्वीर कितनी सुंदर है। तो इसलिए आप जो आए हैं यहाँ, डू अ ग्रेट जॉब एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड, आई एम श्योर। मतलब हमेशा तैयारी ये रहनी चाहिए कि तस्वीर एक बार इतनी बनाएं कि वो सेलेक्ट हो जाए, उसकी लोग ताली बजाएं, सुंदर तक नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये इस प्रशिक्षण को लेकर के कोई आपके मन में सवाल होता? आप में से और कोई प्रश्न करना चाहें? आइए। हेलो एवरीवन, मेरा प्रश्न राधा कृष्ण सर के लिए है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सर फ्रेस्को टेक्निक का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि जैसे मैं भी इंटरेस्टेड थी, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम जो आती है कि मटेरियल अब अवेलेबल नहीं हो रहा है, या जो नेचुरल कलर्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो बस मैं वही सर से जानना चाहती हूँ कि सर के विचार क्या हैं कि आज की पीढ़ी इसको अगर अपना भविष्य बनाना चाहती हो तो कितना आसान है और क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है? सबसे पहले तो मैं ये ललित कला अकादमी जो है, इनके अध्यक्ष और इनकी जो कार्यकारिणी है, इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि आज हमारा भविष्य जो सामने बैठा हुआ है युवा पीढ़ी के रूप में, वो उनको एक छत के नीचे ला करके हमसे रूबरू करवाया है, मिलवाया है, और हो सकता है इनको हमसे कुछ लाभ मिल जाए, ये हमसे कुछ सीख सके। जो अब तक हमने प्राप्त किया है, आपको और हमको मिलवाने का जो विशेष इन्होंने जो काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। अब रही बात फ्रेस्को से संबंधित, तो ये जो हमारा टेक्निक है फ्रेस्को, तो आप ये मान लीजिए कि राजस्थान में अगर कोई विदेशी यहाँ घूमने आता है तो इस जयपुरी कला को देखने के पर्पज से जरूर आता है। उसका मेन उद्देश्य ये है। और अगर राजस्थान में बनती हुई जयपुरी फ्रेस्को अगर आज अगर लोप हो जाती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं रहेगी। अब इस टेक्निक को जिंदा रखने के लिए मेरे सामने जो चीज आई है वो ये है कि बनस्थली विद्यापीठ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर साल इस तकनीकी के जो कलाकार लोग हैं, इस तकनीकी को सिखाने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश उसमें समय में एक शिविर रखते हैं। और उस शिविर में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो श्रीमान मनोज जी से आप इसका संपर्क कर सकते हैं। ये ललित कला का डिपार्टमेंट में इसमें कार्यरत हैं और अच्छे उसमें रहते हैं। तो वहाँ से संपर्क करके आप इसके जो रंग है, इसकी जो तकनीक है, जो कुछ बातें हैं, वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात तो ये अच्छी बात होगी अगर आपने ये चाहा कि हमें ये सीखना है, इसका भविष्य देखना है, तो अध्यक्ष साहब से मैं भी निवेदन करूंगा कि बनस्थली विद्यापीठ तो इसको जिंदा रखी हुई है, लेकिन हमारा जो ललित कला अकादमी जयपुर का जो आज राजस्थान का है, ये भी ऐसे आयोजन समय समय पर करता रहे तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जहाँ से हमारी ये कलाएँ स्टार्ट शुरू हुई है, भित्ति चित्रण से शुरू हुई है, वो कम से कम लोप ना हो, आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान मिलता रहे। कोई सब लोग जानते हैं इसके बारे में, फ्रेस्को के बारे में? अब वो अब थोड़ी बात ये है कि हमें थ्योरिकली पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत कम मिल पाता है। उसके लिए हमें बनस्थली जाना पड़ता है।
और कुछ लोग वहाँ सभी लोग नहीं जा सकते। अगर अकादमी ऐसे शिविर या ऐसी योजना बना करके इसे मुख्य रूप से लाए तो हो सकता है बहुत सारे कलाकारों को इसका लाभ मिल सके। और किसी का कोई प्रश्न हो फ्रेस्को के संबंध में या पेंटिंग के संबंध में तो आइए आप आमंत्रित हैं। परम आदरणीय CS मेहता जी, राधा कृष्ण और लक्ष्मण व्यास जी, मेरा नाम महेश कुमार होता है और मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ और वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया था कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें सर बैठे थे इंटरव्यू में और उस समय मैं एक फ्रेस्को की टाइल लेके गया था। वो एक कैंप हुआ था जवाहर कला केंद्र में, तो उसमें केवल 2 या 3 दिन का वो कैंप था। उसमें हम लोगों ने टाइल्स बनाई थी, तो मैंने बड़े जोश खरोश से वो टाइल लेके गया मैं इंटरव्यू में। तो सर ही बैठे थे वहाँ पर और सर ने मुझसे एक सवाल पूछा था, यानी वो इंटरव्यू चला भी उसी पे और ख़त्म भी फ्रेस्को पे हो गया था। तो सर ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि भी ये चलो ठीक है, ये तो छोटी टाइल है, लेकिन अगर मान लो बड़ी दीवार पर इसको करना हो तो किस तरीके से मेजरमेंट लेंगे या किस तरीके से ये काम होगा, ये सूखेगा नहीं सूखेगा। तो ये प्रश्न मैं सर के बिहार पे पूछना चाहूँगा आपसे कि भाई अगर बड़े सर पे ये काम किया जाए तो किस तरीके से काम हो सकता है। ये टेक्निक के बारे में तो माहिर ये हैं। असल में क्या है, दीवार पे चित्र हमारे सदियों से होते आए हैं। आप गांव में जाइए, गांव में मांडना भी होते हैं, दीवार पे भी होते हैं। तो वो जो टेक्निक है मांडना की, वो एंड्योरिंग नहीं है। वो बिल्कुल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी से करते हैं और वो बरसात के बाद उतर जाती है। तो सवाल ये उठा कि क्या ऐसी तरकीब है कि वो मांडना पे बने हुए चित्र सदियों तक रहे। तो बहुत साहब लोग, पढ़ने वाले लोग जानते होंगे कि इटालियन फ्रेस्को जो है बोनो, वो भी सबसे एंड्योरिंग आर्ट है। अभी भी वहाँ बहुत सारी इमारतों में उनके फ्रेस्को मिलते हैं और प्राय उस तरह ही एंड्योरिंग ये जयपुर फ्रेस्को है जो आप वनस्थली में सिखा रहे हैं। मतलब बहुत सारी इमारतें कमज़ोर पड़ गई है, उनमें कुछ दरारें आ गई है, लेकिन चित्र अभी भी वैसे के वैसे है। तो इसका कारण ये है कि हमारे जो आराइशी से शुरू हुआ था, वो बढ़िया से अच्छी क्वालिटी का जो अपना चूना होता है, उस चूने से वो दीवार तैयार करते हैं और वो चूना जब तक सूखे उससे पहले चित्र बना देते हैं। सूखने के बाद भी होता है। तो ये जो बात बता रहे हैं कि उसको प्लान, अगर आप खाली छोटी टाइल बना रहे हैं तो एक ही बार में बना दीजिए, लेकिन अगर कोई 10 बाई 20 का एरिया है तो आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो सूखने से पहले रंग भरने पड़ते हैं। अब आप बताइए। आपने जो फ्रेस्को के बारे में जो प्रश्न पूछा, तो सबसे पहले तो हम फ्रेस्को को पहचानें कि फ्रेस्को है क्या चीज, किस स्टेज पे फ्रेस्को कहलाया है। अब वैसे इसको 3 नामों से जाना गया है। जहाँ पाश्चात्य देश है, जहाँ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो वहाँ सिर्फ फ्रेस्को बना, जो बहुत पुराना होने के बाद भी एकदम ताज़ा दिखाई दे, तो उस जैसा, उसकी वजह से उसे फ्रेस्को कहते हैं। उसके बाद इसको एक आराइश नाम से भी जाना गया है। अरब कंट्री में, फारसी भाषा में जो मार्बल पत्थर है, जिसको संगमरमर बोलते हैं, इसको अर्रास नाम से जाना गया। और उस संगमरमर जैसा चिकना जो हमारा दीवार का बेस है, तो वहाँ से ये अराइस
अराइस शब्द बनाया, संगमरमर जैसा वहाँ ये अराइस नाम से जाना जाता है, इसलिए वो अराइस है। इसके अलावा जहाँ हमारे राजस्थान में या जयपुर में फिर फ्रेस्को के नाम से जानते हैं, वो है आला गीला। आला गीला। अब यहाँ ये जो आला शब्द है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो गाँव में जो दीवारें कच्ची बनती थी, उसमें छोटा सा वो रखते थे, उसे भी आला बोलते हैं। कहीं पानी बिखर गया फर्श पे, उसको भी आला बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है, वो है किसी भी चीज को आप आला अफसर, तो वह न तो वो खिड़की का कोई पॉइंट होगा, न गीले का होगा। आला का मतलब है उच्च कोटि का, श्रेणी, आला अधिकारी, आलीशान बिल्डिंग, ये उर्दू का शब्द है। तो आला का मतलब यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है वह उच्च कोटि का, और गीले का मतलब है नम पद्धति से किया गया भित्ति चित्रण, इसको कहलाए। उच्च कोटि का नम पद्धति से किया गया भित्ति चित्रण इसको कहलाए। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका जो भविष्य है, तो जो हम जो देख रहे हैं कि भाई जो जिन लोगों ने ये इजाद किया था, कितना संघर्ष किया था, कितना रिसर्च किया था, जो आज हमारे सामने है। तो इतिहास हमेशा किसी न किसी चीज़ को दोहराता है, परिवर्तन जरूर आता है। हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद था वो पहले बड़ा चरम सीमा पे था, योग था चरम सीमा पे था, बीच में समय आया वो लोप हुआ, और आज अगर हम देख रहे हैं तो वापस पुनः विश्व भी इसका लोहा मानता है। तो हमारा मानना या मेरा मानना ऐसा है कि ये जो राजस्थान आला गीला टेक्निक है, वो कला जगत में एक बार फिर उभर के आएगी, और आप लोग जैसे जो नया भविष्य है, युवा पीढ़ी है, वो अगर इस टेक्निक को जानेंगे तो आपको लोग ढूंढेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? यदि आप सब सहमत हैं तो ये चर्चा को यहीं हम लोग विराम देते हैं। उससे पहले मैं आपका जो कैंप है, आप सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं इन मंच पर विराजमान तीनों महान विभूतियों को प्रणाम करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। ललित कला अकादमी की ओर से मैं वर्तमान में आम सभा का मेंबर हूँ, और युवा प्रोत्साहन जो कैंप है, प्रत्येक जिले से पधारे हुए सभी युवा कलाकारों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन चिन्मय जी मेहता से सर से है कि ये बता रहे थे कि मैं इस अकेडमी का चेयरमैन रहा, तो मेरा यही सवाल है कि इनके जीवन का जब ये चेयरमैन थे तो सबसे अच्छा काम उस समय क्या हुआ जो आज भी इनको याद रहता है कि मेरी अकेडमी में ये काम बहुत अच्छा करवाया? जैसे असल गौरव से साहब से पूछते हैं कि आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट योजना कौन सी है, तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बेस्ट योजना है OTS। तो इसी तरह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट क्या ऐसी स्कीम बनाई उन्होंने या क्या कार्य किया? असल में बहुत मुश्किल है, बहुत सारी बातें कर रहा, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अपना जो राज्य का जो बजट है संस्कृति, कला और संस्कृति पे बहुत छोटा है। बड़ी शिकायत होती है इसके बारे में कि जहाँ पश्चिमी देशों में GDP का 4% एजुकेशन और इन पर होता है, अपने यहाँ जीरो के बाद कहीं कोई संख्या लगा दीजिए कैसी आता है। तो उस समय जो बजट था, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि लक्ष्मण जी ने उस बजट को बहुत बढ़ा दिया है और वो तभी बढ़ता है जब आपका प्रशासन और राजनीतिक के लोगों के ऊपर प्रभाव हो, ये इसके पास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने ये जरूर सोचा था
कि अगर अपने बजट में कम हो सकता है तो लेट अस कोलैबोरेट। तो विनय जी को याद होगा कि हम नेशनल एग्जीबिशन को यहाँ लेके आए। मेरा ख्याल है लोग चौंक गए कि राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र में बहुत सुंदर ढंग से सजाई थी। दूसरा मुझे एक बार ध्यान आया कि वो एक बिनाले होता है, प्रिंट बिनाले। तो प्रिंट बिनाले भी क्या है कि सिर्फ भोपाल में ही होता है। वो भी आए नहीं, हमारे उनके वार्ड ही है, हमारे मंडल साहब वहाँ के वार्ड ही है। वो भी बहुत बड़ा शो होता है। तो वो भी हमने रास्ता वहाँ जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया था। तो मेरा ये कहना, अभी एक बिनाले और करने वाले हैं, तो मेरा ये कहना है कि वी नीड टू इम्प्रोवाइज। समय बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का सहयोग मिलता है। अभी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जो सरकारी बजट पे निर्भर नहीं है। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे चित्रकार भी बने और अच्छे आयोजक भी बने। थैंक यू। सवाल तो यही था कि उसके बाद में मेरा ये था कि उस इंटरव्यू में मैं सही ढंग से जवाब नहीं दे पाया और सर सेटिस्फाई नहीं हो पाए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। लेकिन उसके बाद में क्योंकि मैंने सर को बोल दिया, सर मैंने तो 3 दिन का कैंप किया था और ये एक टाइल मेरे को तैयार होके मिली थी और इस पे ही मैंने काम किया था। लेकिन सर ने उस टाइल्स को लेके मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया सर को और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने तैयारी करी और इस बार फिर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले मैं सर के पास ही गया पूछने के लिए। सर के पास गया था और इन्होंने अच्छे से मुझे बैठाया, पूरा किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। मैं ललित कला अकेडमी में भी आया, विनय सर के पास आया, विनय सर के पास में, रजनीश जी के पास में। इन्होंने अकेडमी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, सवाल के साथ साथ में ये भी है कि जो आर्टिस्ट हैं या जो तैयारी कर रहे हैं लोग, तो उनको कोई भी जानकारी चाहिए होती है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि उनसे बात जब करते हैं तो वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते या नहीं देते हैं। लेकिन जब कोई स्टूडेंट्स आता है तो उसको एक अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और बहुत सारे भाई महेश जी जो मेरे नाम राशि हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। केवी में अभी जो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो सर के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया। तो सबसे पहले मिठाई खिलाने में मैं सर के पास ही गया था। रोष जो था मेरा, और रोष जो है अपनों से ही होता है। तो यहाँ अकेडमी में भी कई बार कोई चीज़ होती है तो भाई लोग हैं मेरे जो है स्टोर को लेके, कला मेले में भी थोड़ा रोष था, सर ने अभी मेरे को बोला। लेकिन वो है जो अपने होते हैं उनसे ही रोष होता है। और जो टीम है, यंग टीम है, और जो लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 लाइन यही बोलूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपकी टीम के लिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव चिन्मयता सर, परम श्रद्धेय गुरुदेव, और हमारे क्या कहें, अब हम तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो मैं तो कभी कल्पना में नहीं की थी मैं अकेडमी में कभी कैंप करूँगा। वास्तव में जीवन में मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे भी कभी कोई, मैं सोचता यार देख लेंगे कहीं ना कहीं तो मैं घूमता रहता हूँ तो। लेकिन ये बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है कि एक बार जोरदार तालियां कमेटी अध्यक्ष साहब के लिए और सभी आगे जो पदाधिकारी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं 10 साल की उम्र में मेरे फादर आर्टिस्ट थे और मैं पेंटिंग काम में डिग्री बाद नहीं, पेंटिंग काम में पहले सीख चुका था। तो सबसे पहले तो अच्छी ये बात है कि अभी हमें लग रहा है कि अब कोई ना कोई प्रोग्राम आने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब कोई होने वाला है, 2 दिन में होने वाला है। तो ये जो एग्जीबिशन अभी 15 दिन की कराई, 15 दिन की फिर कराई, फिर इसे कराई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भाग में भाग लेना भी चाहिए। और इसमें सारी टीम पदाधिकारी भी हैं, माननीय अध्यक्ष साहब का तो विजन है सही, साथ में सेक्रेटरी साहब प्रदर्शन अधिकारी, ये सारी जो टीम है उसके लिए जोरदार तालियां आपको होनी चाहिए, जोरदार तालियां देंगे। अब अच्छी बात मैंने प्रश्न की तो मैं, क्योंकि
महेश जी सिंह राशि के, मैं भी सिंह राशि से हूँ। रोष होना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत रोष नहीं होना चाहिए। रोष हो सकता है अपने परिवार से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, मैं तो दिल्ली तक लड़ाऊँ, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई कभी मैंने किसी नहीं लड़ी। हो सकता है कभी नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। अब मेरा प्रश्न पे आऊँ, क्योंकि मेरे से कल देखते लोग चाहते हैं कला शिक्षा की बात करेगा, कला शिक्षा को रोक के मैं दूसरी बात करूँ, ठीक है? मेरे हाँ, तो हमने कहा कि इतना सा करना चाहूँगा, मेरे सर से निवेदन, चिन्मिता सर से बात करना चाहूँगा। ये पहले भी एक प्रश्न था मेरा ये कि बच्चा प्रैक्टिकल क्यों बनाए, चित्र क्यों बनाए? फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर जो फाइन आर्ट से निकल रहा है, चाहे वो भी करके निकल रहा है, चाहे वो कुछ भी करके निकल रहा है, ये सब हम पेंटिंग बना रहे हैं सब है। तो मैं अभी स्कूल व्याख्याता हूँ, चाहे कॉलेज व्याख्या, सब है। कितने % उसमें से लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, एग्जीबिशन लगा रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्योंकि आपके टाइम में पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था, अभी सबसे बड़ी चुनौती आ गई। 40% अगर आपके नंबर आएंगे तो स्टैंड होगा। हमारा कलाकार तो पेंटिंग में बसा हुआ। अभी जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर है उसमें 40% नंबर आपके आएंगे। तो मैं ये चाहूँगा सर इस प्रयास के लिए कि बच्चा चित्र क्यों बनाए? अगर सिलेक्शन उसके गोला करके ही हो रहा है तो ये पेंटिंग प्रैक्टिकल क्यों बनाए? अगर होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सब तो कर ही रहे हैं, अध्यक्ष साहब तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं। तो मैं चिन्मय सर चल के आप हमसे भी एक अच्छा प्रयास क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जब यहाँ आए थे तो ये भी बात उठ रही थी कि थोड़ा जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो हमारे यहाँ और वहाँ के कला के बारे में जो जानकारी है वो ज़्यादा क्यों होती है? मैंने जवाब दिया था कि 75 साल बाद हमारी बात सुनी सरकारों ने कि कला की विषय की शिक्षा जो है 12वीं तक कंपल्सरी होनी चाहिए। ये इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि जो कुछ छोटी मोटी पढ़ाई होती थी कक्षा की कला की वो बंद हो गई। किसी ने आकर के वो सारी पोस्टें ही ख़त्म कर दी। तो ये जो बात है वो पूछते हैं कि इतनी क्या जरूरी है पेंटिंग की बात। तो मैं दो ही जवाब दूंगा आपसे। ये हमारे स्वभाव में है। बचपन में आपको देखा होगा कि बच्चे दीवार पे भी खड़िया लिख कोयले की चित्र बना देते हैं। तो पेंटिंग बनाना, गाना, नाचना ये हमारे पैशन का पार्ट है। इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। मैं अभी राजस्थान के उस इलाके में काम कर रहा हूँ, सवाई माधोपुर में। मैं कभी एक दिन बताऊँगा। यहाँ 12x8 की दीवार है, एक मोर इधर है और एक मोर इधर है। बिना लेआउट बनाए, स्केच बनाए वो खुले बनाती है। और माँ ने छोड़ दिया तो बेटी आगे उसको पूरा कर देती है। क्या अर्थ है इसका? मैं उनसे कह रहा था कि इतनी तैयारी फ्री हैंड तो हमें यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है। क्या आदमी का हाथ ऐसा चलने लग जाए तो वो क्या बात है कि बिना स्कूल के, बिना किसी संस्था के इतने सुंदर चित्र आपने मधुबनी देखा होगा, वर्ली देखा होगा। तो इट दैट शोज दैट पेंटिंग इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, अरे ये पेंटिंग क्या करेंगे, बेकार काम है। उनका तो सबसे बड़ा उत्सव ही पेंटिंग से है। जमीन पे बनाते हैं, दीवार पे बनाते हैं, चूल्हे के ऊपर भी मांडना बना रखा है। तो एक तो बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बात की बात है कि पेंटिंग एक विषय है और उसको क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्लास में भी पढ़ाया शुरू से जाना चाहिए। लेकिन मैंने दूसरा सवाल और पूछा वहाँ विदेशों में कि वाई यू मेक इट सो कंपल्सरी। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि चाहे ये आर्टिस्ट ना बने, कला से प्रेम करना तो सीखे। They'll start loving art, listening music, listening मतलब enjoying theatre। तो ये मेरा ये कहना है कि ये सब जीवन के अर्थ को पूरा करते हैं। इसमें जितना प्रोत्साहन होना चाहिए देना चाहिए।
और मैं कह रहा हूँ कि ये इनका जो अभियान इतने सालों से चला रहे हैं, मैं सोचता हूँ अब 12वीं तक कंपल्सरी पक्की हो जाएगी और हमारी फौज, छात्रों की सारी फौज लग जाएगी। धन्यवाद। परम सम्मानीय मेहता साहब, गुरुदेव सागर चरण स्पर्श, बड़े भाई साहब लक्ष्मण जी व्यास, आदरणीय सर, मेहता सर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे याद है 2018 में की बात है, एक ETV राजस्थान पे एक डिबेट थी जिसमें मेहता साहब, वर्तमान कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, जोगानंद जी पटेल, लूनी विधायक और मुझे भी सौभाग्य मिला। मेहता साहब के वो डिबेट कई बार हम देखते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, तो मेहता साहब ने वहाँ जो बात रखी थी बहुत जोरदार बात रखी थी। महेश की जो मुहिम है, उस मुहिम में मैंने सबके सामने बेझिझक स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मेहता सर का जो सहयोग मिला उसके अलावा बाकी किसी का भी नहीं मिला, और वहाँ डिबेट में आए उसके बाद में मेहता सर का भी सहयोग नहीं मिला। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, हम उस दिन ये तय हुई थी कि सभी आर्टिस्ट जो CM हाउस तक अप्रोच रखते हैं, सुनी जाती है उनकी बात, उनको एक पत्र लिखना चाहिए, जो लक्ष्मण भाई साहब अभी कर रहे हैं हमारे लिए। इससे पहले आपने नहीं किया, उस नहीं करने का कारण जानना चाहते हैं सर आपसे। बहुत अच्छी बात कही। असल में प्रजातंत्र में सुनाई तभी होती है जब समूह होता है। लुट में जाए आप, एक अकेला व्यक्ति कहता है कि आप यह स्कूल खोल दें, तो पता नहीं क्यों आया यार। तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हुआ कला जगत में, क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर के हल्ला नहीं मचाया, ये इसने मचाया। तो हमारे यहाँ दिक्कत यही आती है कि वी नीड टू, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि उनको बचपन से कला प्रेम सिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है कि आप स्टूडियो से बाहर निकले हैं, लोगों से बात करें, पेंटिंग क्यों देखना जरूरी है, क्या आनंद है इसका, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ऑल द बेस्ट। आदरणीय गुरुदेव शीश मेहता जी, राधा कृष्ण जी और मेरे तमाम साथियों, सबसे पहले तो मैं जो कैंप ये हो रहा है, इस कैंप के जो क्रिएटर हैं अमित हरित और इसके जो सह संयोजक है निखित अंसारी, मैं दोनों को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छे तरीके से दोनों ने मिलके और जो कल्पना की है सब साथ मिलके। अभी मुझे सब कलाकारों से मैंने आज बात की तो किसी ने बोला कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो मैं दोनों के लिए सम्मान के लिए बुलाना हुआ है। मैं आदरणीय शीश मेहता जी से, राधा कृष्ण से निवेदन करता हूँ कि इनको माला पहना के पुष्प दे के इनको सम्मानित करें। अगर आप दोनों कुछ कहना चाहें एक बार तो कह सकते हैं आप, आइए। नहीं एक मिनट, दोनों शब्द आप कहिए, आइए बेटा। वैसे मैं शुरू से ही कहने में कम विश्वास करता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और जो हमारे माननीय अध्यक्ष साहब है वो हमें इसी तरह के मिले तो इन्होंने क्या है छांट लिया कि ये करने वाले लोग हैं, तो बस काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन कोई ना कोई कला गतिविधि एक्टिविटी हो रही है, मतलब थक नहीं रहा है, चले जा रहा है ना समय का। तो ये तो जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था तभी से इनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे कलाकार जो अभी तक वंचित रहे हैं, जो श्रेष्ठ सृजन कार्य होने के बावजूद जिनकी
अकादमी तक पहुँच नहीं, अकादमी की उन तक पहुँच नहीं हो पाई है, तो उन तक जाने का क्या जरिया हो सकता है। तो ये 50 कलाकारों का हमने आर्ट कैंप सोचा, तो उसकी परिणति आप सबकी उपस्थिति के कारण संभव हो पाई है। आप सभी का शुक्रिया, और मैं लक्ष्मण व्यास जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने दिन रात लग करके, और रात को 1 बजे भी इनको कहो कि ये व्यवस्था करनी है तो तुरंत हाँ हो गई। बस अभी तो यही कहूँगा, फिर 3 दिन बाद बात करेंगे। मैं राजस्थान ललित कला अकादमी का धन्यवाद करना चाहूँगी और श्री लक्ष्मण व्यास जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये काम कर सकूँ, और इस अकादमी के जितने भी मेंबर हैं इन सब ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। आज हमारे कला शिक्षक स्कूल ऑफ आर्ट के श्री सुरेंद्र जोशी की पुण्यतिथि है। उन्होंने अल्प समय में ही अपने बहुत सारे विद्यार्थी जो राजस्थान के कला जगत में नहीं ऑल ओवर इंडिया में है, जो स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े थे, उनको श्रद्धांजलि देने से पहले मैं भैया सुरेंद्र को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द के लिए। सर के जो हमारे सुरेंद्र जोशी जी सर हैं, उनके लिए 2 शब्द बोले, वो बहुत ही नज़दीक थे। आदरणीय मंच पे विराजित अध्यक्ष महोदय, मेहता साहब की एक फ़ोटो मैं अभी देख रहा था, ये 2003 की बात है। जवाहर कला केंद्र में कला मेला हुआ था और वहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी जहाँ मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। सौभाग्य से उस समय गहलोत साहब थे, उनका अध्यक्ष थे उस समय, और अरोड़ा साहब थे वहाँ पे, तो वो पहला पुरस्कार मैं अभी वो फ़ोटो देख रहा था, तो उसमें मेहता साहब की दाढ़ी में बाल काले थे और कुर्ता बिल्कुल यही रंगीला ही था इनका। तो हाँ, जोशी जी प्रणवादनीय, यहाँ इतने सारे उनके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पता नहीं भगवान ने उनको क्यों बुला लिया। शायद मुझे जब बातें चल रही थी कि वहाँ उनकी कलाकारी की शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, वो शायद आने वाली पीढ़ियों को पहले प्रशिक्षण दे के भेजेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उस बात को ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ उनको सीखेंगी तो आगे कला का मंच अलग तैयार होगा। तो मुझे लगता है जोशी जी जो गए हैं वो शायद वो लगे हुए होंगे उनमें, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं। वो जोशी जी के साथ 6 साल स्कूल ऑफ आर्ट में रहा और एक एक बारीकी जो उन पेंटिंग्स को लेकर के उनसे सीखी, वो शायद आज उस मंच पे पहुंचाने लायक है, क्योंकि उनके साथ काम करते करते जो काम के साथ डिटेल्स और वो बातें जो करते थे, वो शायद दूसरे टीचर्स में, हर टीचर की अपनी खूबी होती है, पर जोशी जी का एक अपना अलग अंदाज़ था। वो काम के साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन बड़ा अच्छे से करते थे और बताते थे। मैं अभी सौभाग्य से उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में उनकी जन्मभूमि, मैं पिछले 8 साल से वहाँ पे हूँ। उनका एक म्यूज़ियम है, आप लोगों में से कभी किसी को सौभाग्य मिले, कभी उधर आने का प्लान हो, तो मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा आप लोगों का अगर मेरे यहाँ पे आप आएंगे तो। और आपका स्वागत है उत्तराखंड की भूमि पे, और आप आइए। उनका एक बहुत शानदार म्यूज़ियम है, अभी अभी विनय जी वहाँ जाके आए हैं, इनसे मुलाकात हुई, और उनके काम जो रियल काम उनके लगे हुए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। एक ऊपर आर्ट गैलरी है, और उस गैलरी में पहली एग्जीबिशन जो हुई थी, उस एग्जीबिशन में मैंने उनको कैटलॉग भी दिखाया था कि सौभाग्य से मेरा भी उस एग्जीबिशन में मेरा काम डिस्प्ले हुआ था, क्योंकि मैं उत्तराखंड के 25 आर्टिस्ट को लेकर के उन्होंने वो एग्जीबिशन की थी, 100-150 से ज़्यादा एंट्री आई थी, उसमें से किया था। तो वो एक ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो हमारे अंदर ही हैं सब कलाकारों के, और इतने सारे लोग बेहतरीन कलाकार हैं, शायद कभी वो भूल नहीं पाएंगे। तो जोशी जी के लिए हम जहाँ पे भी हों, मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होंगे वहाँ कहीं न कहीं तो अपने कला ज्ञान को बांट ही रहे होंगे। सादर प्रणाम। अब मैं श्री विनय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो सुरेंद्र पाल जोशी जी के लिए 2 शब्द कहें अपने। मैं नमन करता हूँ उस महान विभूति को जिसने अल्प समय में राजस्थान को और देश को बहुत कुछ दिया। मेरा उनसे संबंध जब राजस्थान में वो पहले दिन आए थे, सन 1982 की बात है,
पहले दिन जब वो राजस्थान में आए थे, मुझे पता है ग्राफिक स्टूडियो में अच्छी तरह मुझे देख उसमें आ रही है, ग्राफिक स्टूडियो में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था। और उसके बाद उनके विवाह के फोटोग्राफ लेने का मौका भी मुझे मिला। भाभी जी, संगीता जी और उनके परिवार के साथ इतना घनिष्ठ नाता हुआ कि वो छोटे भाई के रूप में मुझे मानते रहे। और आखिरी दिन में जब हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे बुलवाया ऊपर और कहा, विनय क्या मैं बच पाऊँगा? मैंने कहा, सर आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मिलेंगे और वापस काम करेंगे। कला से बहुत प्रेम करते थे। आर्ट समिट की शुरुआत के जो अहम किरदार थे जयपुर में, उसमें हम 5 लोग थे, उनमें वो मुख्य थे। उनकी भूमिका इतनी ज़बरदस्त रही कि आर्ट समिट 2 सालों में ही अपनी चरम पर पहुंच गया था। बाद में किसी कारणवश वो उससे अलग हो गए थे। मैं इस महान आत्मा को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ उनके इस बहुत बड़े योगदान को। और सुरेंद्र ने सही कहा, आप जब भी देहरादून जाएं उस म्यूजियम को अवश्य देखें। उसमें उनके जीवन काल के बहुत ही बेहतरीन काम प्रदर्शित हैं, उनके इंस्टॉलेशन और उनकी पेंटिंग्स, उनकी ड्राइंग्स, उनके शुरुआत के चित्र। आप जब भी वहाँ जाएं आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से आप वहाँ जाइए। भाभी जी बहुत कुछ, संगीता जी वहाँ करने के लिए उनकी स्मृति में करने को अकादमी से भी सहयोग चाहती है। और उन्होंने कहा कि एक शिविर उनकी स्मृति में अकादमी वहाँ करे। मेरी अध्यक्ष महोदय से बात भी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम करेंगे। मैं उनको नमन करता हूँ। राधा कृष्ण जी एंड चेयरमैन कृष्ण व्यास साहब, आज जोशी जी की पुण्यतिथि है, धन्यवाद जोशी जी की। एंड इनसे बड़ा कॉलेज टाइम से जुड़ाव, मतलब एक जो अट्रैक्ट जिन्होंने किया, जो टीचर जिन्होंने, तो उनमें से जोशी जी एक हैं। और जब स्टार्टिंग में एक्चुअली कि हम लोग जब BFA में आए थे तो जब शुरुआती क्लासेस जो है ना वो जोशी जी और उपाध्याय जी लिया करते थे। तो जोशी जी जो स्केचिंग की जो बारीकियाँ जो बताते थे ना, मतलब मुझे लगता है कि वो शायद हमें जीवन भर के लिए बड़ा बढ़िया ज्ञान मिला था उनसे। एंड उसके बाद फिर इनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स थे इनके, जो इनके कर्तन रहा करते थे और कुछ काम इनके साथ करने का मौका मिला। और जब बातें होती थी बड़ा डिटेल में चीज़ें वो बताना, कलर स्कीम किस तरह से यूज़ करना है। इवन वो मोजाइक्स जब म्यूरल करते थे तो उसमें भी हमें मौका मिला कुछ काम करने का इनके साथ में। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। बस ये कि शायद ईश्वर को कुछ अलग मंजूर था तो जल्दी उनको बुला लिया। हमेशा याद रहेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा था, चाहे वो बातें करने का हो, चाहे इनके साथ समय बिताने का हो या इनके साथ काम करने का। वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे एंड धन्यवाद। उनके एक और शिष्य मैं भाई लाखन से निवेदन करूंगा कि वो भी आके 2 शब्द बोले। सुरेंद्र पाल जोशी जी के लिए। सभी को नमस्कार और गुरुदेव पुण्य आत्मा सुरेंद्र पाल जोशी जी को नमन। जोशी जी ने फर्स्ट जो मेरी क्लास थी एंट्री 2003 में BFA फर्स्ट ईयर, फंडामेंटल की क्लास थी हमारी। और वो फंडामेंटल आज भी मेरे जहन में है, जिस तरीके से उन्होंने फंडामेंटल को हमें सिखाया। और आज जब भी हमें मौका मिलता है तो गुरुजी की वो लाइनें, जिस तरीके से उन्हें हमें गाइड किया, उस तरीके से हम भी बच्चों को जब मौका मिलता है तो गाइड करते हैं। आज ये सभा देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे जितने भी दिवंगत चित्रकार हैं वरिष्ठ, उनको एकेडमी ने ही नहीं, हमारे सब साथियों ने भी भुला दिया है। अचानक से मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा, आज मुझे भी याद नहीं था। आप सब लोगों में मैं भी एक हूँ। मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा गुरुजी का कि आज गुरुजी की पुण्यतिथि है। मैंने बात करी भाई चंद्रशेखर से कि आज गुरुजी की पुण्यतिथि है, तो ये प्रोग्राम हो पाया। और मुझे लगता है कि ये पहला ही प्रोग्राम ऐसा मैंने देखा है कि किसी हमारे पूर्वज कलाकार
जो वरिष्ठ हैं उनकी पुण्यतिथि को उनको इस तरीके से सादर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सारे जितने भी हमारे वरिष्ठ कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए ललित कला एकेडमी को, जिससे कि हमारे यंग जनरेशन उन कलाकारों के बारे में जान सके। नहीं तो सबको भुला दिया गया है, हम सब ने ही बुलाया है उनको, तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको याद करते रहें। रोज नहीं तो कम से कम उनकी पुण्यतिथि पे या जन्मदिन पे उनको याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उनकी फ़ोटो पे पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। ठीक है। जो हेलो 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 हाँ सर हेलो नहीं आ रही आवाज़, वहाँ से कर दिया गया। आज गुरु जी की पुण्यतिथि पे, क्योंकि हम गुरु जी के स्टूडेंट रहे हैं, मैं तो उनके साथ विशाखापट्टनम में गया था मोजाइक जो शिप के अंदर एक मिरर बनाने के लिए। तो मैं प्रवीण से निवेदन करता हूँ कि यहाँ आए और गुरु जी पे एक गमगीन एक गीत सुनाए। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा। धन्यवाद।